बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 28। तहरीर कोमल राइट्स। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अरीज ने अपने सामने बैठे जीके की आंखों में देख के सवाल किया, जो ना जाने क्या ढूंढ रहा था इसके चेहरे पर। अरीज के ठीक होने के बाद वो जीके से मिलने आई थी, इसे अपनी शादी में बुलाने के लिए। वो दोनों इस वक्त कैफ़े में आमने सामने बैठे थे। देख रहा हूँ मेरे दोस्त को के चेहरे पर आज जो अलग ही रंग है, वो मोहब्बत का तो नहीं। जीके ने इसके पुरनूर चेहरे को देखते हुए कहा। इसकी बात पर अरीज ने नज़रें चुरा लीं। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठीक ही बोल रहा था। वो इसका नज़रें चुराना जीके को बहुत कुछ समझा गया था। क्षण से कुछ टूटा था इसके अंदर। वो वाह, इसका मतलब सच में कोई है जिससे मेरी फुलझड़ी दोस्त को मोहब्बत हुई। बताओ कौन है वो खुशकिस्मत इंसान? जीके ने जल्दी से खुद को संभाल के पूछा। दिल तो कर रहा था सब कुछ तबाह बर्बाद कर दे। इसे आज पाकिस्तान से और नफरत महसूस हो रही थी। मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर किसकी मोहब्बत के रंग है? मुझे भी तो पता चले आखिर वो लड़की कौन है जिसने मेरे जल्लाद दोस्त का दिल चुरा लिया। अरीज ने मौका देखकर इसे ही घसीट लिया बीच में। मुझे नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, जीके ने अपना हलक तर करते हुए कहा। तो अरीज की नज़रों से बच नहीं सका। हूँ तो जनाब बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मर्जी है भाई, हमें कौन सा आपने अपना समझा। खैर मैं तो इनवाइट करने आई थी, शादी में लाजमी आना। अब मैं चलती हूँ। वो निरुठेपन से कहती हुई अपनी जगह से उठ गई थी। उफ, कितनी बुरी फिल्म हो यार तुम, कितनी बड़ी फिल्म हो तुम। बैठ जाओ, बताता हूँ, जीके ने इसे घूर के देखते हुए कहा। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। अरीज ने हंसते हुए इसके बाल बिगाड़े और अपनी जगह पर बैठ गई। इस बात से अनजान के दो आंखें इंतहाई गुस्से से यह मंजर देख रही हैं। चलो बताओ अब जल्दी से, इसने बैठे ही कहा। उफ, कितनी बेसब्री हो यार तुम, जीके ने इसे दांत पीस कर कहा। बस कभी गरूर नहीं किया, वो एक आंख दबा के बोली। इसके अंदाज पर जीके मुस्कुरा दिया। इतने में वेटर खाना ले आया। कुछ ही देर दोनों में खामोशी रही और वेटर के जाते ही जीके ने अपनी प्लेट में चमचा हिलाते हुए अपनी बात शुरू की। क्या बताऊं तुम्हें उसकी आवाज़ के बारे में? जब वो बोलती है तो दिल करता है सब कुछ थम सा जाए और मैं बस इसे सुनता रहूं। उसकी हंसी मुझे दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसकी एक स्माइल के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो इसके कह के सुन लो तो मेरी रूह को सुकून मिलता है, जैसे बरसों से तपती रेत पर चले हुए मुसाफिर को पानी की ठंडी बूंदें मिल गई हों। उसकी सूरत किस कदर खूबसूरत है कि उसके सामने किसी चीज़ का कोई मोल नहीं। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हों, इसका एक मैसेज रुकी हुई धड़कनें बहाल कर देता है, सारी थकन दूर कर देता है। अगर वो कॉल करके आवाज़ सुना दे तो ऐसे लगता है जैसे कानों में कोई चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही हो। अगर वो वीडियो कॉल पे अपनी मनमोहनी सूरत दिखा दे तो यूं लगता है जैसे बरसों के लागर लागर बेजान वजूद में ज़िंदगी की रमक दौड़ने लग गया हो। जिसके एक 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 नज़र आने से मेरी रगों में बहती अजियत थम सी जाती है, जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे दामन में खुद ब खुद आ गई हों। तब मैं बता सकता हूँ कि एक सुकून कल्ब क्या होता है, सुकून जाने कैसे होता है। हाँ, वो एक शख्स मेरे लिए मताओ हयात है। वो एक शख्स कुल कायनात जैसा है और एक शख्स मेरे लिए ज़िंदगी जैसा है। इसलिए वो रज़ाक जैसा है, जिसके बगैर मेरी आंख, मेरा कान, मेरी सांसें फाके मरती हैं। हाँ, मुझे है जुनून उसकी मोहब्बत का। जीके ने नम आंखों से इसे देखते हुए कहा। कुछ पल के लिए तो अरीज को अपनी कानों पर यकीन नहीं आया। इसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जल्दी खुद को संभाल के बोली। क्या बात है भाई, तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज़ निकले। वैसे है कौन वो? नाम पता कुछ तो बताओ, आखिर रिश्ता लेके जाना है। उफ, ये पागल लड़की कभी नहीं समझेगी मेरे जज्बातों को। जीके ने दांत पीस कर सोचा। इसे छोड़ो तुम, अब अपना बताओ जल्दी से। जीके ने अब इसे लगे हाथों लिया। अभी नहीं, अगली बार बताऊंगी, अभी मुझे जाना होगा, भाई का फ़ोन आ रहा है। अरीज ने अपने मोबाइल पे चमक रहा था अरहम का नाम देखकर जल्दी से इसकी माजरत की और उठ खड़ी हुई। इंतज़ार रहेगा इस दिन का, जीके ने इसके साथ खड़े होते हुए कहा। हाँ हाँ ज़रूर, अरीज हंसते हुए वहाँ से निकल गई। ध्यान जो कब से दूर बैठा दोनों को घूर रहा था, वो भी अपना गुस्सा जब्त करता इसके पीछे ही निकला। आंखें लाल अंगारा बन रही थीं। आज सोहा, मिरहा, नेहा और अरीज की माइयों थी। सुबह से ही हर तरफ घूमा घामी थी। खवातीनें सारी हवेली सर पर उठा रखी थी। काम थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाकी बचा पार्टी सब सो के ही 2 बजे उठे थे। रात देर से
सोने की वजह से सुबह इनकी आंख ना खुली और यही बात खवातीन के गुस्से को हवा दे रही थी। अरीज जो कुछ देर पहले ही वापस आई थी, इसके बाहर जाने का किसी को इल्म नहीं था। वो जैसे चुपचाप निकली थी वैसे ही वापस आ गई थी। ध्यान के अलावा किसी को नहीं पता था वो कहाँ से आई है। सबको जा जा के बारी बारी उठाया गया था और साथ साथ सबकी अच्छी खासी क्लास भी हुई थी। पूरी हवेली को गेंदों को फूलों से सजाया गया था। हर तरफ उपटन फैला हुआ था। लॉन में जर्द फूल और सफ़ेद कलियों से सजे 4 झूले दुल्हन और दूल्हे के लिए रखे गए थे। झूलों के सामने कुर्सियां सजी थीं। एक तरफ स्पीकर्स पर मेहंदी के सॉन्ग बज रहे थे, दूसरी तरफ लड़कियां ढोलक बजा रही थीं। हादी और अयान उनके बीच में बैठे गा कम रहे थे और इन्हें तंग ज़्यादा कर रहे थे। अरीज और मिरहा ग्रीन शॉर्ट शर्ट जिस पर गोल्डन नगों से काम था, उसके नीचे गोल्डन गरारा पहने हुए थीं। सर पर गेंदे के फूलों का ताज और कानों में बालियां इन्हें हुस्न का पैकर बना रहे थे। सोहा और नाया ने ब्लू कलर में सेम ऐसे ही तैयार हुई थी। वाकई वो सब बहुत हसीन लग रही थीं। सबकी नज़रें बार बार इन्हीं पर उठ रही थी और अरीज तो थी ही सबकी लाडली। पूरा गांव आज इसे देखने आया था, मगर अरीज के लिए एक जगह बैठना नामुमकिन बात थी, इसलिए वो कोफ्त से झूले पर बैठी झूल रही थी। बस नहीं चल रहा था उठकर इधर उधर घूम ले। इस बार रेहाना बेगम ने सख्ती से इसे एक जगह बिठाने का हुक्म दिया था, इसलिए बेचारी मजबूर थी। उसके सामने वाले झूले पर बैठा दयान खान येलो कुर्ते पहने पूरे माहौल पर छा रहा था। वो कहीं का शहजादा ही लग रहा था। बाकी लड़कों ने भी सेम ड्रेसिंग की थी और इस वक्त वो सारी महफिल में छाए हुए थे। माइयों का फंक्शन कंबाइन ही रखा गया था। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ। जब अरीश ने शुक्रिया किया, जब सब बड़ों ने बारी बारी लड़कियों को उपटन लगाकर शुरू किया। कुछ देर में वो सब फारिग हो चुके थे। अब मैं उठ जाऊं यहाँ से या अब भी एक ही जगह बैठी रहूं? अरीज ने रेहाना बेगम की तरफ देखकर इंतहाई मासूमियत से पूछा। बैठी रहो तुम चुप करके, अगर हिली भी तो जूती से मारूंगी सबके सामने, रेहाना बेगम ने दांत पीस कर कहा। जब वो सामू बना के बैठ रह गई, अली जो दूर खड़ा कब से इसके मुंह के बिगड़े जाविये देख रहा था, फौरन इसके पास आया। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? अली ने इसकी शक्ल देखते हुए प्यार से पूछा था। बोर हो रही हूँ ब्रो, एक तो यहाँ से उठने से भी मना कर दिया है हिटलर ने। अब आप ही बताएं मैं यहाँ बैठकर क्या करूँ जबकि सब वहाँ है। अरीज ने मुंह बना के सामने इशारा किया जहाँ हादी सफ़ा मरवा मस्तियों में मसरूफ़ थे। अली ने मुस्कुरा के नाम में गर्दन हिलाई और उठकर वहाँ से सीधा अरहम और रहमान के पास गया। वो तीनों साथ जोड़ के खड़े थे जब अरुश और हादी भी इनके पास आ गए थे। रेहाना बेगम जो अपने बच्चों को ही देख रही थी और समझ गई थी कि कुछ तो करने वाले हैं, इसलिए फ़ौरन वहाँ आई। क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग? रेहाना बेगम ने अपने सब बच्चों को एक साथ खुसर फुसर करते देख कर पूछा था। मॉम यार सरप्राइज़ है, हादी ने आंख मारते हुए कहा। अगर तुम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो जूती से मारूंगी सबको, याद रखना। रेहाना बेगम ने उंगली उठा के इसे धमकी देते हुए कहा। मामा ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, आप बेफिक्र रहें और बैठ जाएं ना इधर जाकर प्लीज़। अरहम ने इनके कंधे पर हाथ रख कर कहा था। पक्का? रेहाना बेगम ने सबको घूरते हुए कहा। जी जी पक्का। रहमान ने फ़ौरन हामी भरी। जब रेहाना बेगम मुतमईन होकर वहाँ से चली गई। शुक्र है बच गए। इनके जाते ही हादी ने दिल पर हाथ रख कर कहा था। जब वो सब मुस्कुरा दिए। अभी रेहाना बेगम को गए 5 मिनट भी मुश्किल से गुजरे थे कि अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और पूरे गार्डन में सुकून सा छा गया था। ये क्या हुआ? अरीज ने चौंक कर इधर उधर देखा। एकदम कलरफुल लाइट्स स्टेज पर ऑन हुई जो सब इधर मुतवज्जे हुए जहां अरहम माइक लिए खड़ा हुआ था। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का कि बहुत खूबसूरत दिन है। वो ये समझ नहीं आ रहा कि हम खुश हैं या उदास। जिस बहन को सारी ज़िंदगी दिल का टुकड़ा बना के रखा, अब इसी टुकड़े को जुदा करना बहुत मुश्किल होता है, मगर ये दस्तूर है ज़माने का जिसे ना किसी ने बदला है ना कोई बदल सकता है। इसने अपनी नम आंखें साफ करते हुए कहा। जब रहमान ने इसके कंधे पे आके हाथ रखा, एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट इसके लबों पे आई और इसने नम आंखों से अरीज की तरफ देखा और फिर कहा। मुझे सॉन्ग तो नहीं आता लेकिन चंद लाइंस मेरी बहन मेरी जान के लिए। कुछ भी नहीं है ये जहाँ, तू है इस ज़िंदगी में, अब मुझको जाना है कहाँ, कि तू ही सफ़र है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले। और हम माइक पकड़े गा रहा था और पूरा गार्डन में गहरा सकूत तारी था। इसकी आवाज़ का सहर था जो सब पे अपना जादू चला रहा था।
सितारों का चमकता गहना हो, फूलों की चमकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो, ये फूलों तुम्हारे जेवर हो, ये चांद तुम्हारा आईना, तुम जब ऐसे शर्माती हो दूल्हे का धड़कता है सीना, हाय रायना तुमको देखे तुम तो ऐसी शहजादी हो, इस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। वाह, कमाल कर दिया यार, पूरा गार्डन में होटलिंग स्टार्ट हो गई थी। भाई अरीज की आंखों में आंसू भर आए थे। इसके लिए अपने भाइयों का प्यार ही सब कुछ था। अरहम ने अपने पास खड़े रहमान की तरफ माइक उछाला, जिसे इसने मुस्कुराते हुए कैच कर लिया था। मेरी बहना है फूल बहारों का, मेरी बहना नूर नज़ारों का, मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं, बहना इसके कभी मुझे रहना नहीं, जैसा है चांद सितारों में मुझे मेरी बहना है एक हज़ारों में, मुझे जैसे भूले भालों को ये दुनिया है दिल वालों की। रहमान अरीज का हाथ पकड़े स्टेज तक लाया और इसे एक हाथ में इसका हाथ पकड़े दूसरे में माइक पकड़े गा रहा था। जब अली ने इसके हाथ से माइक और अरीज का हाथ दोनों छीना था, इसे झपटते देखकर सब ने कहका लगाया। अरीज नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। सितारों का चमकता गहना हो, फूलों की चमकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो, खुशियों के महलों में बैठो कोई गम न तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पहरा हो तुम पर, तुम मेरे दिल की दुआ ये रंग लाए, रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम तो हंसने की आदी हो। अली जो अरीज को गोल गोल घुमा के गा रहा था, हादी ने आके इसकी से माइक छीना, साथ ही अरीज का हाथ भी पकड़ लिया। मैं तीनों समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा है जी, तो दिल तो यूं जा मेरी, मैं तेनू समझावा की। बकवास, अरुष ने माइक छीनते हुए कहा, साथ ही अरीज का हाथ भी इसके हाथ से छीन लिया था। ये न जाने दुनिया ने क्यों है तू उदास, तेरी प्यारी आंखों में प्यार की है प्यासा, मेरे पास आके जो कहना है एक हज़ारों में मेरी बहना है, फूलों का तारों का सबका कहना एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। अरीज नम आंखों से अपने बहन भाइयों को देख रही थी, जो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। गार्डन में मौजूद हर शख्स की आंख उनकी मोहब्बत पर अश्कबार थी। अरीज की नम आंखें देख इन सब ने इसे गले लगाया था। इन सब की आंखों से भी आंसू रवां थे। उनकी मोहब्बत को देखकर रात ने सुकून से पलकें झपकाई था। चांद तारों ने रश्क से आंख देखकर इस मोहब्बत को हमेशा कायम रहने की दुआ दी थी। बहन भाइयों की मोहब्बत सब में सबसे अलग होती है। अल्लाह जी, आज भी इस सफ़ा की बच्ची ने मुझे धोखा दिया, इस पागल इंसान की वजह से मैं मासूम क्यूट सी नाजुक हसीना इस तपती धूप में सड़ के सुवाह हो रही हूँ। प्लीज़ अल्लाह जी, आज किसी को मेरा मौसन बना के भेज दे, वरना मैं मासूम आज ही भरी दोपहर में बेहोश ही ना हो जाऊँ। अल्लाह जी, पक्का वादा, आज पूरी एक आइसक्रीम कम खाऊंगी। तौबा तौबा, क्या बोल रही हो तुम नकम्मी, पहले ही दिन मैं सिर्फ 10 बार खाती हो, एक और कम हो गई तो क्या होगा मुझ मासूम का। सॉरी अल्लाह जी, पक्की आधी किसी गरीब को दे दूंगी। बस आज मेरी सुन ले, मैंने आज तक तुझसे कुछ ना मांगा अल्लाह जी, अब ऐसे भी ना देखें, मानती हूँ रोज़ ही कुछ ना कुछ मांगती फिरती हूँ, मगर आज तो सिर्फ इतना ही मांगा है अभी तक। प्लीज़ इस भरी जवानी में मुझे धूप में सड़ने से बचा लो। वो दोनों हाथ ऊपर उठाए बीच रोड पर अपने बैग पे बैठी दुआ गो थी, जब दूर से इसे एक बाइक हवा से बातें करते हुए आती दिखाई दी। शुक्रिया अल्लाह जी, कोई तो मिला। इसने जल्दी से आमीन किया और रोड के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ हिलाने लगी। रोहान जो आज बाइक पे शहर गया था, वापस हवेली जा रहा था। रोड पे बीच रोड पर एक लड़की को देखा। इसने अपनी बाइक आहिस्ता की, लेकिन सामने खड़ी लड़की तो हर डर भुलाए बस आंखें बंद किए हाथ हिला रही थी। उफ, ये पागल लड़की मरेगी आज, रोहान ने दांत पीस कर सोचा और इसके सामने आकर एकदम ब्रेक लगाई। पागल हो क्या, मरने के लिए तुम्हें मेरी बाइक ही मिली थी, साइड पे होके मरो। रोहान ने बाइक रोकते ही सामने खड़ी लड़की को घूर कर कहा, मगर सामने वाली कुछ ज़्यादा ही ढीठ थी, इसलिए बगैर इसकी बात का जवाब दिए अपना बैग उठाकर इसकी गोडे में रखा था। ओ हेलो, ये क्या कर रही हो, सुनते भी हो या नहीं तुम्हें। रोहान को इसकी दिमागी हालत पे शक हुआ, इसलिए इसे घूरते हुए चीख के बोला, बागड़ बिले, मुझे आहिस्ता भी सुनता है, कान के पर्दे तो ना फाड़ो। और मैं यहाँ चने बेचने नहीं खड़ी, मुझे यहाँ मेरे घर जाना है। अगर तुम नहीं लेके जाओगे तो मैं यहाँ खड़ी खड़ी अपनी जान दे दूंगी। वो नाक चढ़ा कर बोली,
عجیب پاگل لڑکی ہو، جان نہ پہچان ہو، میں تیرا مہمان۔ روحان نے اسے گھور کر کہا، دیکھو بھائی جی، اپنے ساتھ تو تمہیں مجھے لے کے جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اکیلے کو تو میں جانے نہیں دوں گی، وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ روحان نے اسے گھور کر دیکھا۔ جانا کہاں ہے، بتاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ روحان نے اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ یہ لڑکی سچ میں پاگل ہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ منہ بنا کے بولی۔ کیا مطلب نہیں پتا؟ کیا جو اپنے گھر کا نہیں پتا؟ روحان کو تو 100 الٹ کا جھٹکا ہی لگ گیا تھا اس کی بات سن کر۔ اس نے گھور کے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، سنہری آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل ڈالے جو اس کی آنکھوں کو اور دلکش بنا رہا تھا، اس پہ ناچتی شرارت کی چمک، لیکن اس سب پہ جو نظر کے چشمے کا پھرا تھا، اس پر اسے اور پرکشش بنا رہا تھا، جسے وہ بار بار اپنی انگلی سے ٹھیک کری تھی۔ نابی لبوں کے پاس ایک چھوٹا سا تیل جو کچھ پل کے لیے روحان کا دل دھڑکا گیا تھا، اوپر سے آنکھ کے پاس پڑتا چھوٹا سا ڈمپل جو اس کے پر نور چہرے کو اور حسین بنا رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ کھو سا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سجی معصومیت پر ہوش میں آیا تو تب آیا جب وہ اس کی اجازت کے بغیر بائک پر اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ لیٹس گو ڈرائیور، وہ بیٹھتے ساتھ ایک ادا سے بولی۔ دیکھو لڑکی، تم نے جہاں جانا ہے پہلے یہ بتاؤ۔ روحان نے ہوش میں آتے ہی اسے اس بار تھوڑا نرمی سے پوچھا۔ نہیں پتا، میں کراچی سے آئی ہوں یہاں، مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے۔ مگر اس کی بہن نے ایڈریس غلط بتایا، وہ بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کے بولی، اور روحان کو اس وقت بالکل کوئی معصوم ہی بچی لگی تھی۔ آپ کو کسی کا نام تو یاد ہوگا جس کے گھر جانا ہے آپ نے، یا جگہ کا نام؟ روحان نے اپنی گردن موڑ کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے منہ بنا کے گردن نہ میں ہلا دی۔ روحان بیچارہ لب بیچ کر رہ گیا، کہاں پھنسا تھا، نہ اس سنسان جگہ پہ اسے چھوڑ کے جا سکتا تھا، نہ ساتھ لے جا سکتا تھا۔ اچھا، آپ کے دوست کا نام کیا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد روحان نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ مروہ داؤد، اس نے مزے سے جواب دیا اور پھر اپنے موبائل میں بزی ہو گئی۔ روحان نے حیران ہو کر اسے دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا یہ لڑکی وہی ہے جس سے صبح صفا بات کر رہی تھی۔ اس نے نام میں سر ہلا دیا۔ سچ میں اب خان حویلی میں نمونے زیادہ پائے جاتے تھے۔ ریحان نے بائک سٹارٹ کی اور حویلی کی راہ لی۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، میں ان کی خوشیوں کو آگ لگا دوں گا۔ پہلے یہ دیان خان کم تھا، اب ارحم خان بھی آ گیا۔ میں ارحم خان کو وہاں لے جا کے ماروں گا جہاں اسے پانی بھی نصیب نہ ہو۔ بہت پیار ہے نا خانزادہ کو عریض جہانگیر سے، اب وہی مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے گی۔ زریاب انتہائی غصے سے اپنے سامنے بیٹھے دلاور خان کو دیکھ کر غصے بول رہا تھا۔ دلاور خان نے شراب کا گلاس منہ کو لگایا اور آہستہ آہستہ اندر انڈھیلنے لگا۔ بابا سائیں، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ زریاب نے دلاور خان کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہماری دشمن عریض نہیں، اے جے ہے۔ پہلے ہمیں اے جے سے لڑنا ہے۔ ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا وہ ہے، اور رہی بات خانزادوں کی تو اس کو تم اپنے بھائی پہ چھوڑ دو۔ وہ اس سے پہلے دلاور خان کچھ کہتے پیچھے سے ذیشان خان کی آواز سنائی دی، جسے سنتے دونوں بے وقت ہلے۔ برو آپ! زریاب خان کی تو سانس ہی اٹک گئی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ذیشان نے عریض کا نام نہ سن لیا ہو۔ زیکے نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زریاب نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا جب ذیشان نے آگے ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ کیسا اب میرا شیر؟ ٹھیک ہوں بھائی، اب آپ کب آئے شہر سے؟ زریاب نے حلق تر کرتے ہوئے پوچھا۔ جاری ہے۔